हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अवतल सतह पर प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये कई बार आ भी चुके हैं। चलिए इसको देखते हैं। हालांकि ये बहुत जटिल दिखेगा लेकिन है बहुत आसान। इसको आसान भाषा में आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक अवतल सतह है। ये पीछे इसका कोई सरफेस है अवतल सतह का। इसका ये सरफेस है, इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी। इसका नाम ए बी रख लिए। ये ए बी एक सतह है। सबसे पहले इस पर प्रधान अक्ष खींच लेते हैं। ये हमारा प्रधान अक्ष है और ये हमारा ध्रुव हो गया। ये गोला सतह है तो इसका मतलब इधर से कोई एक गोला जरूर होगा। ये गोला का पार्ट है। यदि ये गोला है तो इसका केंद्र भी होगा। तो इसका हम लोग एक केंद्र ले लेते हैं। एक केंद्र लेंगे जो हमारा वक्रता केंद्र कहलाएगा। इस यहाँ पे लगभग हम लोग इसका केंद्र ले लेते हैं, केंद्र सी। यहाँ पे एक केंद्र ले लिए सी, जो इस सतह का वक्रता केंद्र कहलाएगा। और हम लोग मान लेते हैं कि ये बाहर का अपवर्तनांक μ1 है और इस अवतल सतह का अपवर्तनांक μ2 है। ये एक माध्यम है जिसका अपवर्तनांक μ2 है और ये बाहर का माध्यम μ1 है। अब यहाँ पे इसके प्रधान अक्ष पे इसका नाम क्यों रख देते हैं, QPC इसका प्रधान अक्ष है। इस पे हम लोग एक बिंदु वस्तु ले लेते हैं। एक वस्तु है O, जो बिंदु वस्तु है, बिंदु टाइप का वस्तु है। अब इसका हम लोग प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। इसका प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम 2 किरणें चाहिए जो परावर्तित होकर के कटेगी या फिर कटती हुई प्रतीत होगी। जहाँ पे कटेगी अथवा कटती हुई प्रतीत होगी वहीं पर बनेगी हमारी प्रतिबिंब। तो देखते हैं, इससे कम से कम पहले 2 किरण गुजारते हैं। 2 किरण गुजारते हैं। पहली किरण तो यहाँ से सीधे हम लोग दर्पण पे डाल देते हैं। सॉरी, दर्पण नहीं है, गोलीय सतह, अवतल सतह। यहाँ से एक किरण इस प्रकार से अवतल सतह पे पड़ेगी। इसको एस बिंदु मान लेते हैं। एस बिंदु पे पड़ी, इसको इधर से निकल जाना चाहिए था सीधे सीधे, लेकिन ये अच्छा हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि μ2 बड़ा है μ1 से, यानी कि ये μ2 ये वाला माध्यम सघन है और ये विरल है। ये सघन है, ये सघन है और ये विरल है। तो जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो ये अभी विरल माध्यम से ये वाली प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जा रही है तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। तो पहले इसके लिए हम लोग अभिलंब बना लेते हैं। अब इस बिंदु पर हमें अभिलंब खींचना है। तो इस चीज़ को समझते हैं कि अभिलंब कैसे खींचते हैं। ये गोला का एक भाग है, तो ये एक गोला का भाग है, गोला, और ये गोला का केंद्र है जो कि यहाँ पे वक्रता सी है, सी मान लेते हैं। इस बिंदु पर, एस बिंदु पर लंब खींचना है। तो ये आप लोगों ने 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ा होगा कि गोले की त्रिज्या हमेशा गोला के प्रत्येक बिंदु पे अभिलंब होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। तो इस जगह पे हम लोग मार्क करेंगे। इस जगह पे हम लोग अभिलंब डालने के लिए सी से इसको मिला देंगे, वही होगा हमारा अभिलंब। क्योंकि ये वक्रता केंद्र है, यानी इस गोला का त्रिज्या, और ये परिधि है। परिधि और केंद्र को मिलाने से त्रिज्या बनती है, और वृत्त की त्रिज्या हमेशा वृत्त की परिधि पे लंब होती है। तो डाल देते हैं। ये रफ के लिए था, इसे हम मिटा लेते हैं। सबसे पहले अब हम लोग अभिलंब डाल लेते हैं। अभिलंब कुछ इस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से। तो अभिलंब पहले खींच लेते हैं। हाँ, गड़बड़ हो रही है। चलो, सीधा सीधा बन गया। ये हरा रंग वाला हमारा नॉर्मल है अभिलंब, ये नॉर्मल ले लिए इसको। तो अब ये जो लाल वाली किरण है, ये इसको इधर से सीधे जाना चाहिए था, लेकिन सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो ये थोड़ा सा चेंज होगा, यानी कि अभिलंब की तरफ मुड़ेगा। तो ये इधर से लाल वाले रास्ते पे नहीं जा करके थोड़ा मुड़ जाएगा अभिलंब की तरफ। तो ये इधर से होकर के निकल जाएगा, ये बीचों बीच निकल जाएगा इस प्रकार से। ये बीचों बीच निकल तो गई, लेकिन ये बीचों बीच निकल गई। ये प्रधान अक्ष के किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यदि हम लोग इस किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो ये ब्लैक वाला इस प्रकार से हम लोग इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये इस पॉइंट से जाती हुई प्रतीत होती है इस दिशा में। इसका नाम R रख लेते हैं। ये R इधर से जाती हुई प्रतीत होती है। चलिए, अब हमारी पहली किरण होगी, अब दूसरी किरण को गुजारते हैं। तो दूसरी किरण हम लोग इस बिंदु से, दूसरी किरण हम लोग इसी प्रधान अक्ष के सीधे सीधे यहाँ पे गुजार देते हैं। तो दूसरी किरण हम लोग इस प्रकार से गुजार देते हैं जो सीधे निकल जाती है।
ये किरण जब हम लोग 90 डिग्री पर अवतल सतह पे डालते हैं तो ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। और जब इस किरण को हम लोग पीछे बढ़ाते हैं, इस प्रकार से यदि पीछे बढ़ाए तो ये दोनों किरणें, ये वाला आर वाली किरण और ये पी क्यू वाली किरण, दोनों किरण इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो जहाँ से परावर्तित किरणें आती हुई प्रतीत होती है उस जगह पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यानी कि हमारे इस बिंदु वस्तु ओ का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। इसका नामकरण हम लोग कर लेते हैं आई मतलब इमेज। ये हमारा प्रतिबिंब हो गया। चलिए अब हमारा डायग्राम कंप्लीट है। अब हम लोग इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसमें देखते हैं हमें क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले तो आपतन कोण और परावर्तन कोण देखना है। तो आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो अब खोजते हैं आपतित किरण और अभिलंब। आपतित किरण तो यही हमारा ये ओ एस हमारा आपतित किरण और अभिलंब तो ये ग्रीन वाला CSN। तो ये रेड कलर ये ग्रीन कलर, इन दोनों के बीच का जो कोण होगा ये वाला कोण, ये होगा हमारा आपतित किरण। से हम लोग आई से सूचित करते हैं। तो पहले अलग से लिख लेता आपतन कोण। आपतन कोण क्या आ गया? OSC हो गया हमारा आपतन कोण, जिससे हम लोग आई से सूचित करते हैं। अब खोजना है अपवर्तन कोण। चलिए अब अपवर्तन कोण ढूंढते हैं। अपवर्तन कोण अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। और ढूंढते हैं अपवर्तित किरण और अभिलंब तो ये वाला है CSN, अपवर्तित किरण ये वाला है SR। तो ये SR ये है अपवर्तित किरण, अभिलंब ये ग्रीन वाला N वाला और ये R वाला अपवर्तित किरण। तो इसके बीच में जो ये वाला जो कोण बनेगा, ये जो कोण है यही है हमारा R। ये तो हमारा कोण R कहाँ पर मिल गया? NSR। अपवर्तन कोण वाला कोण NSR। और इसका ये भुजा ये वाला ISR, ये चीज ISR और ये NSC, ये वाला दोनों कोण, ये वाला कोण, ये बड़ा वाला कोण ले लेते। ये कोण और ये कोण एक दूसरे के सम्मुख हो जाए, ये इस प्रकार से सम्मुख है। इस प्रकार से ये दोनों सम्मुख कोण होते हैं और ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। सेम ये वाला केस यहाँ पे आ रही है। इसका सम्मुख भुजा ये वाला है जहाँ पे हम लोगों ने ये ब्लू कलर से बनाया है ये वाला। तो ये भी इसका मान यदि R है तो ये भी R हो जाएगा। तो यानी कि अब हम लोग इसे भी अपवर्तन कोण कह सकते हैं। कोण ISC को भी हम लोग अपवर्तन कोण कह सकते हैं। इसको R से सूचित करते हैं। अब हमारा आपतन कोण और अपवर्तन कोण मिल चुका है। अब आगे फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए हमें कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वक्रता त्रिज्या। तो निकालते हैं पहले वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, और वक्रता त्रिज्या। इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। वक्रता त्रिज्या, चलो वस्तु दूरी देखते हैं। वस्तु हमारा कहाँ है? ऊपर वस्तु दूरी। और दूरी नापते कहाँ से हैं? हमेशा ध्रुव से दूरी नापते हैं। मापते हैं दूरी P से O। वस्तु तो यही है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी होगी हमारी वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी हो गई PO। इसे हम लोग U से सूचित करते हैं। और ये लेफ्ट साइड है तो ये माइनस में आएगा। और प्रतिबिंब दूरी ये I हमारा प्रतिबिंब है, P से I की दूरी PI मान लेते हैं। इसे हम लोग V से सूचित करते हैं और ये भी इधर की तरफ है तो इसको भी माइनस में लेंगे। और वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये रहा हमारा वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या हम लोग PC ले लेते हैं, PC। और ये भी लेफ्ट है तो -R। अब हम लोगों ने आपतन कोण, अपवर्तन कोण, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वक्रता त्रिज्या सब कुछ निकाल लिया। अब इसमें से कुछ कोण को हम लोग, कुछ चीज़ को हम लोग मान लेते हैं। ये वाला एंगल अल्फा मान लेते हैं। माना कि ये कौन सा कोण है? SCP। कोण SCP बराबर अल्फा। और इसको मान लेते हैं बीटा। कोण SIP बराबर बीटा। और इसको कोण SOC को थीटा मान लेते हैं। इसको थीटा मान लेते हैं। कोण SOP को थीटा मान ली। चलो इसको हम लोग अपनी मर्जी से मान ली। आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। अब हम लोग इसका यूज करेंगे। अब इसका यूज करके हम लोग फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। देखते हैं।
इसमें हमें आई और आर की जरूरत पड़ेगी, अपवर्तन कोण और अपवर्तन कोण की, जिसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। पहले आई और आर निकाल लेते हैं। तो आई हमें कहाँ से दिख रहा है, ये वाला आई है, ये वाला कोण OSC। तो इसको निकालने के लिए हम लोग इस अल्फा का प्रयोग करेंगे। अल्फा ये बाह्य कोण है इस त्रिभुज का, त्रिभुज OSC, ये वाला एक त्रिभुज CSO, इस त्रिभुज के लिए बाह्य कोण है अल्फा। तो इस कोण का मान, बाह्य कोण का मान इसके संगत कोण के अलावे बाकी दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो अल्फा बराबर हो जाएगा ये वाला कोण आई और ये थीटा। तो अल्फा का मान क्या आएगा, आई प्लस थीटा। कौन सा त्रिभुज है, OSC, त्रिभुज OSC से बढ़ रहे हैं हम लोग, OSC से, OSC ये अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर आई प्लस थीटा, आई प्लस थीटा। तो हमें चाहिए आई, तो आई का मान निकाल लेते हैं। आई का मान हो गया अल्फा माइनस थीटा। और अब आर चाहिए, तो हमें आर की मान निकालनी है, आर की वैल्यू चाहिए। आर की वैल्यू आर कहाँ से मिलेगी, आर यहाँ पे ये वाला एंगल है आर। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए हम इस त्रिभुज का यूज करेंगे, ISC की। इस त्रिभुज से ये अल्फा, इसका भी बाह्य कोण है, इस अल्फा का मान इसके संगत कोण के अलावे बाकी दो का योगफल होगा, यानी कि अल्फा बराबर आर प्लस बीटा आएगा। कौन सी त्रिभुज है ये, त्रिभुज ISC, त्रिभुज ISC से अल्फा बराबर, ये अल्फा बराबर आर प्लस बीटा। हमें चाहिए क्या, आर चाहिए, तो आर का मान आ गया अल्फा माइनस बीटा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमें इसका यूज करना है। अब हम लोगों ने आई और आर की मान यहाँ से निकाल ली। अब हम लोग स्नेल के नियम से आगे बढ़ेंगे। स्नेल का नियम क्या था, स्नेल के नियम से आगे बढ़ रहे हैं। स्नेल के नियम से आगे बढ़े। स्नेल का नियम था μ1 sin θ1 बराबर μ2 sin θ2, जहाँ पे ये θ1 आपतन कोण है और ये θ2 अपवर्तन कोण है। और इस θ1 θ2 का मान हम लोगों ने यहाँ से निकाला हुआ है। आई और आर का मान पुट करेंगे। पहले आई और आर लिख लेते हैं। μ1 ये पहले माध्यम का अपवर्तनांक और ये μ2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो μ1 आ जाएगा μ1 साइन θ1 के जगह, θ1 अपवर्तन कोण है तो अपवर्तन कोण हमारा आई है। μ2 θ2 है अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण की जगह पे आर है। आई और आर की वैल्यू हम लोग ने समीकरण 1 और 2 में निकाली हुई है। अच्छा, इससे पहले हम लोग आई और आर यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटी है, यानी कि इसकी तुलना में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वक्रता त्रिज्या की तुलना में आई और आर बहुत ज़्यादा छोटी है। तो इस स्थिति में जब ये आई और आर बहुत ज़्यादा छोटी होती है, एंगल जब आई और आर बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है ये, तो ना इसका मान लगभग साइन आई का मान लगभग आई के बराबर होता है और साइन आर का मान लगभग आर के बराबर होता है। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं जब आई और आर की मान बहुत ज़्यादा छोटी हो। तो इस केस में हम लोग साइन आई की जगह सिर्फ आई, आर की जगह पर सिर्फ आर लिख सकते हैं। ऐसा रेडियन माप में होता है, रेडियन माप में। चलिए μ1 के जगह, μ1 साइन आई की जगह सिर्फ आई लिखते हैं और μ2 साइन आर की जगह सिर्फ आर लिखते हैं। आई और आर की वैल्यू हम लोग समीकरण 1 और 2 से पुट करेंगे। μ1 आई की वैल्यू क्या निकाल रखी है हमने, अल्फा माइनस थीटा, और μ2 की वैल्यू क्या निकाल रखी है हमने, अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ से हम लोग अल्फा और बीटा का मान पुट करेंगे। अल्फा और बीटा का मान किस प्रकार से पुट करेंगे, हम लोगों ने पढ़ी थी ये चाप वाली फॉर्मूला। यदि ये चाप हो, ये एंगल थीटा और ये आर हो त्रिज्या, और ये यहाँ से ए से बी की लंबाई एल हो, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तो इसमें थीटा बराबर L/R ये फॉर्मूला होता है। ये हम लोगों ने 11th क्लास में ट्रिगो चैप्टर में पढ़ा हुआ था। तो हम लोग इसी थीटा बराबर L/R का यूज़ करके अल्फा थीटा अल्फा बीटा निकालेंगे। तो चलिए ये रफ पार्ट है, इसको याद रखना है, इसको ध्यान में रखना है हमेशा। इसको मिटा लेते हैं। अल्फा और थीटा का मान निकालते हैं। μ1 अल्फा के लिए एल और आर ढूंढना है। अल्फा ये रहा हमारे अल्फा के लिए एल यही आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला, ये हमारा चाप है SP, तो SP आ गया, और आर ये CP,
त्रिज्या तो यही है ना, वक्रता त्रिज्या, तो ये सी पी आर के जगह पर लिख लेंगे। अल्फा बराबर हो जाएगा एस पी बटे सी पी, एस पी बटा सी पी माइनस थीटा का मान, थीटा ये रहा हमारा, थीटा के लिए चाप ये एस पी बट्टा त्रिज्या तो यही एस पी ओ, थीटा के लिए निकाल लें तो पी ओ, त्रिज्या हो जाएगी हमारी पी ओ बराबर म्यू टू, अल्फा के लिए एस पी बट्टे यहाँ से निकाल रखिए एस पी बट्टे सी पी माइनस बीटा के लिए निकालना, बीटा के लिए चाप ये यहाँ से यहाँ तक एस पी बट्टे एस पी बट्टा 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 पी आई, ये बीटा की दूरी पी आई, सब में एस पी एस पी एस पी एस पी, सब में एस पी कॉमन आ रही है, तो हम लोग इसको कॉमन लेकर के कट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग कॉमन लेकर के कट कर देते हैं, मन एवन कर लेते हैं, एस पी भागा। अब सबका मान पुट करना, हम लोगों ने सी पी की पी ओ है, पी ओ की सी पी पी आई की वैल्यू निकाल रखी है पहले से ही, यहाँ से पी ओ पी आई पी सी ये सब का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। एस पी तो कट गया, बचा ऊपर में एक सी पी की वैल्यू, यहाँ से पी सी की वैल्यू माइनस आर, क्या गया माइनस आर माइनस एस पी तो कटा, बचा 1/PO, पी ओ की वैल्यू यहाँ से, पी ओ की वैल्यू माइनस यू है, तो यहाँ से हम लोग माइनस यू पुट कर देंगे, माइनस यू बराबर म्यू टू, एस पी तो कट गया 1/CP की वैल्यू, सी पी सी ये माइनस आर, तो ये वाली माइनस आर माइनस एस पी तो कटा 1/PI की वैल्यू, पी आई यहाँ से माइनस भी, तो हम लोग माइनस भी पुट कर देते हैं, ये हमारा निकल के आ गया, म्यू वन को गुना करेंगे तो म्यू वन बट्टे आर, ये माइनस में ये माइनस माइनस प्लस म्यू वन बट्टा यू बराबर म्यू टू, यहाँ से म्यू टू गुना करेंगे तो माइनस म्यू टू बट्टे आर, ये नीचे वाली माइनस ऊपर चली गई माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गई म्यू टू बट्टे भी। ऐसे को हम लोग लेफ्ट राइट कर देते हैं, ये हमारा फाइनल फार्मूला है, तो ये इसको म्यू टू बट्टा भी किधर गया, ये रहा म्यू टू बट्टा भी, इसको हम लोग इधर करते हैं, चाहे इसको इधर करो चाहे इसको इधर करो, म्यू टू बट्टे भी, और ये इधर प्लस में इधर जाएगी तो माइनस में म्यू वन बट्टा यू बराबर, ये म्यू टू बट्टे आर को इधर लाते हैं, म्यू टू बट्टे आर इधर माइनस इधर आ गई तो प्लस में, ये यहाँ पे माइनस में माइनस म्यू वन बट्टे आर, तो ये माइनस में ही रह जाएगी माइनस म्यू वन बट्टे आर। इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, म्यू टू बट्टा भी माइनस म्यू वन बट्टा यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बट्टा आर, सॉल्व करके हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। यही है हमारा अवतल सतह से अपवर्तन का फॉर्मूला, जिसे हम लोगों को सत्यापित करना था, प्रूफ करना था, व्यंजक प्राप्त करना था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस फॉर्मूला को कर लिया। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं फास्ट, या फिर आप रिवीजन के लिए हमारी वीडियो को रिपीट करके बैक करके देख सकते हैं। अभी के लिए शुभकामना, मिलते हैं अगले वीडियो में।